Hello students, how are you? I hope you are safe and healthy at your home. And we are doing here business studies second unit principles of management. And in last video you studied the F.W. Taylor scientific मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. एज यू नो, जैसे कि F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल थे उसके साइंटिफिक थे और उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे. 4 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय F.W. टेलर. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस not rule of thumb. Second is harmony, not discord. And third is cooperation, not individualism. And last, development of worker to their greatest efficiency and prosperity. तो ये जो चारों प्रिंसिपल्स उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाए, उसको how they made this principle scientific by using this technique. साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे बने, इन टेक्निक्स को, साइंटिफिक मैनेजमेंट की इन टेक्निक्स को यूज करके साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है बनाए गए. तो कौन सी हैं डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स? देन टुडे वी स्टडीड द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप मीन्स task of the supervision. In this technique, Taylor tell about that technique, the task of the supervision. जो supervision का task है, जो checking का work है, it is divided in several specialists. उस checking के काम को, supervision के task को different specialist function में divide कर दिया जाए और जो each function है, जो उस हमने functions के different parts किए हैं, उसका एक पार्ट जो है वो एक स्पेशलिस्ट फोरमैन को दिया जाना चाहिए कि वो केवल एक ही पूरे टास्क के एक पार्ट को ही चेक करेगा. तो F.W. टेलर ने इसके लिए क्या कहा कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन. उसने कहा कि प्लानिंग को अलग और उसका एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन को अलग कर लिया गया. एंड फंक्शन टू द मैनेज बाय ए ग्रुप ऑफ 4 फोरमैन. उसने कहा कि ये जो वर्क है वो 4 जो है पर्सन के बीच में डिवाइड किया गया. तो इसके लिए पूरे के पूरे एक फैक्ट्री मैनेजर ने अपनी फैक्ट्री को जो वर्क है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फैक्ट्री मैनेजर ने अपने वर्क को, वन इज प्लानिंग मैनेजर एंड सेकंड इज प्रोडक्शन मैनेजर. तो ये जो डिवीजन था that was extended to the lowest level to the shop floor. बिल्कुल लोवेस्ट लेवल से शुरू किया गया. तो प्लानिंग मैनेजर के अंदर 4 जो है पर्सन लगाए गए. दैट आर, फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड इज रूट क्लर्क, थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ इज डिस्प्लेयर. एंड प्रोडक्शन मैनेजर के पास भी 4 पर्सन है. नंबर 1 स्पीड बॉस, नंबर 2 गैंग बॉस, नंबर 3 रिपेयर बॉस एंड नंबर 4 इंस्पेक्टर. तो एक वर्कर जो है इन 8 पर्सन्स की, 8 स्पेशलिस्ट, 8 फोरमैन की ऑब्जर्वेशन में काम करता है. अब इनके वर्क भी डिसाइड कर दिए गए. जैसे अंडर प्लानिंग डेवलपमेंट में प्लानिंग को जो है प्लानिंग डेवलपमेंट इंचार्ज करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क पर्सन दिया गया, उसका काम क्या था कि वो इंस्ट्रक्शंस की, वो वर्कर को इंस्ट्रक्शंस देता था. क्योंकि उसका नेम ही है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. वो वर्कमैन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. एंड रूट क्लर्क जो है वो स्पेसिफाई करता है कि प्रोडक्शन का रूट क्या है, कि पहला कौन सा प्रोसेस होगा और सेकंड प्रोसेस कौन सा होगा. दैट इज द रूट प्रोसेस. थर्ड इज द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ये जो है तो बताता है कि इस प्रोडक्शन के इस पार्ट में लगने वाला कितना टाइम है और उसकी क्या कॉस्ट आएगी. दैट इज गिवन बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टू द वर्कमैन. एंड फोर्थ इज डिसिप्लिन, टू इंश्योर डिसिप्लिन. ये वर्कमैन को डिसिप्लिन के कि उनके आने का टाइम क्या है, कब उन्होंने अपनी मशीन पर वर्क स्टार्ट करना है. दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. अब प्रोडक्शन इंचार्ज ने भी अपने पार्ट्स को 4 जो हैं स्पेशलिस्ट के अंदर डिवाइड किया, स्पीड बॉस और गैंग बॉस. स्पीड बॉस का वर्क क्या था कि वो
इंश्योर करता था, वो वर्कमैन से पूरा चेक करता था कि उसका वर्कमैन के द्वारा किया जाने वाला वर्क प्रॉपरली टाइम पर और एक्यूरेट टाइम पर कंप्लीट हो जाए। और सेकंड जो है वो गैंग बॉस का काम होता था कि जितनी भी वर्कमैन को मशीन्स और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो उनको प्रोक्योर करके रखता था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वर्कमैन गैंग बॉस को इन्फॉर्म करता है और गैंग बॉस जो है विदाउट एनी डिलेइंग द टाइम ही प्रोक्योर द machines and tools. So next is repair boss to ensure proper working condition. ये मशीनों की प्रॉपर वर्किंग को चेक करते हैं। वर्कर के काम करने के बाद रिपेयर बॉस उसको चेक करता था कि मशीन इज नेक्स्ट टाइम मशीन इज डूइंग वर्क प्रॉपरली और नॉट। लास्ट इज इंस्पेक्टर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क। इस इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या थी कि वर्कमैन के द्वारा किया गया वर्क जो है वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुई है वो प्रॉपर क्वालिटी की है। तो इस तरीके से टेलर ने फंक्शनल फॉरमैनशिप के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाने वाले का वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट एक स्पेशलिस्ट को जो है प्रोवाइड किया गया, जिससे वर्कमैन जो है वो प्रॉपरली काम करे, उसकी एनर्जी भी कम लगे, उसका टाइम भी कम लगे, दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट हो और विदाउट एनी वेस्टेज, विद मिनिमम वेस्टेज। सो नाउ सेकेंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर ने बताया कि वर्क को स्टैंडर्ड किया जाए और सिंप्लीफाई भी किया जाए। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी फेज ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। जो भी एक बिजनेस के ऑपरेशन है, जो भी एक बिजनेस की वर्किंग है, उसके एवरी फेज के एवरी पार्ट को एक हर पार्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाना चाहिए और इस फिक्सिंग सर्टेन वैल्यूज और स्टैंडर्ड, ताकि कितनी क्वांटिटी बनानी है, किस क्वालिटी की प्रोडक्शन होनी है और किस इक्विपमेंट और किस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर फिक्स की जाएंगी। और प्रोडक्ट फिक्स टाइप क्या है, उसके साइज क्या रहेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी और कब एक पर्सन का वर्क जो है दूसरे पर्सन के वर्क के साथ चेंज होगा और किस तरह से वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस सब का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या होता है, काम करने के बहुत सारे जो मेथड है, उसके अंदर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटीज। क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर जो अननेसेसरी वैरायटीज होती हैं, साइज हैं, ग्रेड हैं प्रोडक्ट के, उन सबको एलिमिनेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम शू ही लेने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, शू 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो कंपनी ने 6.1 या 6.2 या 6.3 इस तरह के शूज क्यों नहीं बनाते? कोई भी हम फुटवेयर की बात करते हैं वो इस तरह की जो है साइज क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अब आप देखिए 6.1 और 6 या 6.23 इन साइजेस के अंदर जो है लिटिल बिट डिफरेंस होता है और वो कस्टमर के फीट में, किसी भी पर्सन के फीट में प्रॉपरली अटैच सेट हो जाता है। तो दैट्स वाई जो शू कंपनी है, इसी तरह से गारमेंट कंपनी भी जो है वो अननेसेसरी वैरायटीज को एलिमिनेट कर देती है और स्टैंडर्ड साइज और ग्रेड के प्रोडक्ट, ताकि जितना प्रोडक्शन के ग्रेड और साइज जो हैं वैरायटीज कम होंगी तो उनको एक तो क्या सेल करना इजी हो जाएगा, पैकिंग करना इजी हो जाएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। दैट इज कॉल्ड वर्क इज टू कंप्लीट द वर्क इन सिंप्लीफिकेशन। Third technique of scientific management is method study. In method study is concerned finding the one best way of doing a job. किसी भी काम को, किसी भी जॉब को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मेथड स्टडी में वन बेस्ट वे को चूज किया जाता है। एक ऐसा अच्छा तरीका जो है फाइंड करना जो मिनिमम कॉस्ट, दैट मीन्स मिनिमम एनर्जी, मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट से कंप्लीट हो जाए, दैट इज कंसर्न इन मेथड स्टडी।
determine the best way. So best method of performing the job, that means critical analysis of the job. जो भी जॉब मिली है उसको उसका पूरी तरह से एनालिसिस किया जाना चाहिए, उसके प्लांट लेआउट का, प्रोडक्ट के डिज़ाइन का, और मटेरियल जो हैंडल किया जाएगा और किस तरह से वर्क प्रोसेस की जाएगी, उन सबको थॉरली रीड करके उसमें से एक बेस्ट वे चूज करना। मेथड स्टडी के द्वारा उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस स्टडी का, कि मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जाए। मैंने अभी बताया बेस्ट वे, उसके अंदर प्लांट की लेआउट देखी जाती है, मशीन की है, मटेरियल की है, मटेरियल कैसे हैंडल किया जाएगा, बहुत सारी मशीन चार्ट्स और ऑपरेशंस रिसर्च जो है इसमें यूज की जाती हैं, जिससे इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है दैट इज बिकम मिनिमाइज, और क्वालिटी जो हो मैक्सिमाइज। प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि एक बेस्ट तरीके से जब हम वर्क करेंगे तो नेचुरली उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और कॉस्ट डिक्लाइन करेगी, क्योंकि बिकॉज वी यूज द रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। सो नेक्स्ट इज अ मोशन स्टडी। A motion study that belong to the uplifting of the material, uplifting of the workman, that means checking of the coming and going of the material and person. So motion study के अंदर पूरी तरह से थॉरली एनालिसिस किया जाता है वेरियस मोशन की। एक काम को करने के लिए कितने मोशंस किए जाते हैं, being performed by a worker while he is doing a particular task। जब भी एक वर्कर एक पर्टिकुलर टास्क को करता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले वेरियस मोशंस कितने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वर्कर है वो अननेसेसरी मोशंस भी करता है। अननेसेसरी मोशंस होने से क्या होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है और कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो मोशन स्टडीज के अंदर हम वर्कर की वेरियस मोशंस की स्टडी करते हैं। एंड मोशन स्टडी दैट मीन जस्ट लाइक लिफ्टिंग और पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन, सो दीज आर कॉल्ड वेरियस मोशन। तो डिडक्ट द motion study, deduct the unnecessary motions, unnecessary movement and save time and increase the production। तो फ्यूल ने जब इस मोशन स्टडी को साइंटिफिकली प्रॉपरली यूज किया तो टेलर ने जो है एक वर्कर की 15 जो मोशंस हैं उनको कंसाइज करके 8 मोशंस में क्लियर कर दिया। एक जो वर्कर था अपने टास्क को करने में 15 मोशंस ले रहा था, 15 लिफ्टिंग और पुटिंग ऑब्जेक्ट्स कर रहा था, उसके उन्होंने कंसाइज करके उसको डिक्रीज करके 8 मोशंस तक लेकर के आए, जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम हुई। सो ही अचीव देयर टारगेट सक्सेसफुली। सो दिस इज द मोशन स्टडी। एंड फिफ्थ इज द टाइम स्टडी। टेलर ने टाइम स्टडी के लिए कहा। टाइम स्टडी का यूज जो है, टाइम स्टडी इज अ टेक्निक टू यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय ए वर्कमैन। एक वर्कमैन एक रीजनेबल जो स्किल है, अनस्किल की बात नहीं कर रहे वो, उन्होंने कहा है कि एक स्किल पर्सन के द्वारा, एक रीजनेबल स्किल पर्सन के द्वारा अपनी एबिलिटी को प्रॉपर परफॉर्म करके एक वेल डिफाइंड जॉब के कितना टाइम, कितना स्टैंडर्ड टाइम, इसको कैलकुलेट किया जाता है। द जॉब इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑफ एलिमेंट एंड टाइम टेकन टू द परफॉर्म। इसके लिए क्या किया जाता है, जॉब को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उस डिफरेंट पार्ट्स में लगने वाले समय को कैलकुलेट किया जाता है और जो है उस टाइम को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, मेजर किया जाता है। दिस मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो टाइम स्टडी है वो वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ऑफ द टास्क, द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कि हमें एक इसके लिए इससे ही हमें पता लग जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर्स
an organization required and frame suitable incentive scheme, और इसके साथ साथ इसके लिए इंसेंटिव स्कीम भी जो है सर्कुलेट करने में हेल्पफुल मिलती है टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट. इट इज वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट. So next techniques we will study in the next video. I hope you understand these techniques. We will meet again with a new video. Thank you. Have a nice day.